गुड इवनिंग सर। ओके, आपको भी गुड इवनिंग। बस जरा एक बार मेंशन कर दीजिए कि क्या साउंड क्लियर है, हम आगे बढ़े। ये कॉमन पेपर का डिस्कशन है, ठीक है ना, ये सबके लिए है, जो कॉमन पेपर जहां जहां आता है सबके लिए। यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर। आइए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यानी कि आपका साइंस का, हालांकि क्वेश्चन नंबर सेट में 55 है, ठीक है, लेकिन साइंस का आपका पहला नंबर क्वेश्चन के हिसाब से आप चलिएगा। देखिए, यहाँ आपको मिलान करने वाला है। जब भी मिलान करने वाला प्रश्न आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपको फोकस किस बात पे करना है कि जो आपको आता है उसको मिलाइए और ऑप्शन को एक बार जरूर चेक करिए। हालांकि हम तो आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से बताते हैं कि वैसे आपको करके चलना है माय डियर, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले बात जूल। जूल आपका किसका यूनिट होता है? तो यानी कि जूल जो होता है किसका होता है? आपका वर्क का होता है, यानी कि कार्य का होता है और ऊर्जा का होता है। किसका किसका होता है आपका? तो यानी कि आपका कार्य का होता है और किसका होता है? तो आपका ऊर्जा का यूनिट जो होता है ये क्या होता है आपका? तो आपका जूल होता है डियर। किसका होता है? जूल होता है। और जूल बोले तो जूल का मतलब क्या होता है आपका? न्यूटन मीटर होता है। समझिए बात को, जूल का मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर। तो ये किसका हो जाएगा? आपका कार्य का हो जाएगा। एम्पियर, एम्पियर किसका होता है आपका? तो धारा, यानी कि करंट का यूनिट आपका एम्पियर होता है। वाट क्या होता है? देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कार्य और ऊर्जा का जूल होता है, और वाट कहने का क्या मतलब है कि जो आपका कार्य करने का दर जो होता है ना, वही क्या होता है आपका? शक्ति होता है। यानी कि कार्य करने के दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। क्या होता है आपका? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। दर बोल दे तो क्या हो जाएगा? बटे में टाइम से हम भाग दे देंगे, यानी कि आपका जूल पर सेकेंड, इसी को हम क्या बोलते हैं? तो वाट बोलते हैं। और ये किसका यूनिट होता है आपका? तो पावर का होता है। किसका होता है आपका? पावर का। यानी कि ये किससे मैच कर जाएगा आपका? पावर यानी कि समर्थ से मैच कर जाएगा। वोल्टेज का है तो ये आपका विभवांतर हो जाएगा। और कैलोरी की बात करें तो आपका ऊष्मा का यूनिट क्या होता है आपका? कैलोरी होता है, ठीक है ना। ऊष्मा का यूनिट क्या होता है आपका? तो कैलोरी होता है। समझिए बातों का, ऊष्मा का यूनिट आपका क्या होता है? तो कैलोरी होता है। समझिए बात, ऊष्मा का यूनिट क्या होता है? कैलोरी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप इन बातों को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा क्या कि सर एगो रिलेशन भी यहाँ होता है, ये हमको बता दीजिए, ठीक है ना। तो एक आपका कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, यानी कि एक कैलोरी बराबर कितना होता है आपका? तो 4.2 जूल भी होता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है आपका? 4.2 जूल होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब तो आप ढूंढ लिए होंगे कि सर ए का लगाओ 3, देखो एक ही में है 3, उसके बाद आपका बी का 1 हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आप लोग साथ में आंसर भी दिए हैं बहुत सारे लोग, ठीक है सर जी। 1 to 5 के लिए भी है, कॉमन पेपर है, साइंस है, सबके लिए देख लीजिए। हालांकि साइंस का डिस्कशन जो है ना 1 to 5 में भी हम ही कराते हैं, तो आपको करवाएंगे ही, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? ध्यान से थोड़ा इसको समझिए। देखिए, कह रहा है क्या आपका कि दो गेंद ए तथा बी क्रमशः आपका 10 किलोग्राम का और 1 किलोग्राम का है, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब मान लीजिए कि ये आपका जमीन है डियर, समझ गया बात तो, ये आपका जमीन है और ये आपका 20 मीटर की हाइट है। कितना आपका? 20 मीटर की हाइट है। अब दो गो गेंद है, देखिए जरा, दो गो गेंद है, एगो है यहाँ पे कितना केजी का बताइए, कितना? 10 आपका कीजी क्या, और एगो कितना है? कितना ग्राम का है? तो आपका 1 किलोग्राम का है, एक आपका किलोग्राम का। समझ गए बात तो। अब जो दोनों को नीचे गिराया जाएगा ना, तो देखिए एक्चुअली मास पे इसका वेग जो होता है ना, वो मास पर डिपेंड नहीं होता माय डियर, समझिए बातों को। इसका जो वेग होता है जो नीचे गिरेगा ना, ये मास पे आपका डिपेंड नहीं होता है, यानी कि यहाँ वेग जो हो जाएगा ये √2gh होता है, समझिए बातों को। तो मास पर आपका डिपेंड नहीं होता है, यानी कि दोनों भूमि पर एक साथ ही पहुंचेगा। समझिए बातों को, दोनों भूमि पर क्या हो जाएगा आपका? एक साथ ही पहुंचेगा, दोनों भूमि पर एक साथ ही पहुंचेगा माय डियर, समझ गए बातों को। यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा मान के चला जाता है कि रेजिस्टेंस आपका एयर का वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा मतलब एजम्पशन लेकर के चला जा सकता है। चलिए आगे देखिए,
कह रहा है क्या, किसी वस्तु के आपका त्रिविमीय प्रतिरूप, यानी कि त्रिविमीय कहने का क्या मतलब, देखिए ना कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट रहता है तो उसके ऊपर एक होलोग्राम लगा रहता है, और जो होलोग्राम लगा रहता है ना उसको ऐसे ऐसे करके देखिएगा तो त्रिविमीय फोटो आपको दिखते रहता है, यानी कि उसका सब कुछ लगेगा कि 3 डायमेंशनल चीजें है। कैसा लगेगा आपको कि 3 डायमेंशनल है। तो वही बात ये कह रहा है, को इंकित आपको, यानी कि पुनरावृत्ति करने की आपका तकनीक का नाम बताइए, क्या इसका नाम होगा बताइए। यही कह रहा है कि आपका टेक्निक ऑफ आपका रिकॉर्डिंग एंड आपका प्रोड्यूसिंग द आपका 3 डायमेंशनल, यानी कि 3D इमेज, 3D आपका इमेज की बात कर रहा है, इमेज की बात कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है, क्या बोलते क्या कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। 3D इमेज को क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। कई बार एज इट इज प्रश्न आपका आया हुआ है कि होलोग्राफी, इसको क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। जो आपका त्रिविमीय इमेज होता है इसको क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता। देखिए 2 ही 3 वो आपका मेनली जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में, एगो जर्मन सिल्वर के बारे में पूछा जाता है, ब्रास के बारे में पूछा जाता है, एगो 2 और है उसके बारे में पूछा जाता है। हम 2-3 के बारे में यहाँ नाम बता देते हैं, उसको ध्यान से थोड़ा आप देख लीजिए, इसको याद कैसे रखिएगा। कई बार ये जर्मन सिल्वर एग्जाम में आया हुआ, आज के बाद आपको कभी भी नहीं भुलाइएगा, कम से कम जर्मन सिल्वर, ठीक है ना। यानी कि जर्मन, अगर हम सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर की बात कर देखिए। अच्छा, जर्मन के नाम लेते ही आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि सर कोई ऐसा बात हो रहा है जैसे कि लग रहा है कि जर्मनी एक देश का बात कर रहे हैं, है ना, देश का बात कर रहे हैं। जर्मन का मतलब ऐसे कोरिलेट करिए कि जर्मनी एगो देश है, ठीक है ना। और इस जर्मनी देश में मान लीजिए कि आपका कोई कजन है या भाई बंधु, कोई कजन, मतलब भाई बंधु क्या बोलते हैं, कजन, ठीक है, आपका कोई कजन रहता है, यहाँ पे आपका कोई कजन रहता है। देखिए ऐसे इसको कितना भी बार याद कर लीजिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन एक बार हम आपको ट्रिक्स याद करा देते बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखिए तो आपका कोई कजन रहता है, जर्मन आपका क्या है, एक देश है, और यहाँ पे कोई भी आपका एक कजन रहता है। अब देखो क से क्या बन गया आपका, कॉपर बन गया, ज से क्या बन गया आपका, तो जिंक बन गया, और न से क्या बन गया आपका, तो निकल बन गया। बस इतना सा बात आप याद रखेंगे, यही आपका जर्मन सिल्वर में होता है। इसके अलावा जर्मन सिल्वर में आपका कुछ भी नहीं होता है, इसके अलावा क्या आपका जर्मन सिल्वर में कुछ भी नहीं होता। देखो कॉपर हो गया, होता है, जिंक आपका होता है, एल्युमिनियम होता है क्या, नहीं होता, तो यही आंसर हो जाएगा। 2 ही बात इसमें पूछबे करता है, जर्मन सिल्वर में एल्युमिनियम नहीं होता और एगो सिल्वर नहीं होता, बस इतना आप याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में इसमें क्या नहीं होता है, देखो डियर, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम आपका नहीं होता है, और एगो आपका सिल्वर भी नहीं होता है, सिल्वर भी नहीं। देखो लोग को लगता है जर्मन सिल्वर है तो सिल्वर तो होवे ना करेगा, अरे सिल्वर नहीं होता है डियर, सिल्वर इसमें नहीं होता। तो याद रख लीजिए, जर्मन सिल्वर में सिल्वर और एल्युमिनियम नहीं होता है, कॉपर, जिंक और आपका निकल होता है। जर्मन कोई देश है, जहाँ पे 2 देश है, ठीक है, जहाँ पे आपका कोई कजन रहता है, क से कॉपर, ज से जिंक और न से आपका निकल हो जाएगा, ठीक है। एक और बार बार पूछा था किसका, पित्तल का बार बार पूछता है, यहाँ ध्यान रखो। देखो ये भी मैं ट्रिक से बताया, तो इधर देखो, देखो यानी कि पिताजी, सबके पास पिताजी होते हैं, ठीक है ना, पिताजी होते हैं सबके पास। इधर ध्यान दो, देखो यहाँ पे बस इतना लिख लेना कि जो प है ना, इससे क्या होता है आपका पित्तल, पित्तल, और बस इस दोनों से तांबा से, त से क्या हो जाएगा आपका, तो तांबा हो जाएगा, ठीक है ना, और ज से क्या हो जाएगा आपका, तो जिंक हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, ये 2 को अभी याद रख लो, फिर हम आगे चलते चलेंगे और आपको और भी बताते चलेंगे, सब एक ही जगह बता देंगे ना तो हौच पच हो जाएगा। कम से कम जो 2 को बता दिए वो आपको आज के बाद कभी भी गलती नहीं करना है, ठीक है ना। तो ध्यान हो गया, जर्मन सिल्वर सर याद हो गया, कभी वो पूछ लो हम बता देंगे, ठीक है। और पिताजी ये भी याद हो गया, पित्तल, बताओ पिताजी यानी कि पी से क्या हो गया, पित्तल, और त से तांबा और ज से जिंक। बस इतना 2 को आज याद रख लीजिए, फिर धीरे 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 और हम आपको बता देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आइए आगे आइए, देखिए कह रहा है क्या, विच टाइप्स ऑफ द फ्लोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच। परीक्षा में इस बात को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा कि करेक्टली मैच पूछा जा रहा है कि करेक्टली मैच नहीं पूछा जा रहा है, बस इस बात को खाली ध्यान रखिएगा। तो करेक्टली कह रहा है कौन मैच नहीं है से पूछा जा रहा है, क्योंकि इसी वजह से कई सारा क्वेश्चन गलती और कई सारा क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, समझिए बातों को। तो आइए आपको बताते, देखिए ये आपका पायरीन जो है, ठीक है, इसका अग्निशामक में हम यूज करते हैं। पायरीन का यूज कहाँ करते हैं, तो आपका अग्निशामक में,
शामक, अग्निशामक में हम किसका यूज करते हैं? पाइरीन का। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये आपका अम्ल वर्षा के अंदर होता है। कैसे होता है? देखो जैसे ही हमारा इंडस्ट्री होता है या कोई भी व्हीकल है, वाहन है, वहां से आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है आपका ये निकल करके ऊपर जाता है, और जब ये गैस ऊपर जाता है ना तो ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, जो आपका मतलब छोटा छोटा ड्रॉपलेट होता है उसके कांटेक्ट में, और जब वही आपका नीचे आता है ना तो उसी को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन के नाम देते हैं, यानी कि एसिड वर्षा, हम उसको अम्ल वर्षा एसिड रेन कहते हैं। समझिए बातों को। ये आपका क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। इधर समझिए माय डियर, देखिए इधर सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। हमारा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, सर्दी उर्दी जैसे, इसलिए थोड़ा सा ऐसे आवाज थोड़ा भारी भारी सा आपको लग रहा होगा। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, कहाँ से निकलेगा? तो जैसे कि मान लो नीचे बहुत सारा इंडस्ट्री है, ठीक है ना, यहाँ पे आपका क्या है? इंडस्ट्री है, ठीक है ना, इंडस्ट्री है, चाहे कोई भी आपका व्हीकल है, व्हीकल है, इन सब से ये सब गैस जो है धीरे 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 निकल करके ऊपर में जाता है, और जब यहाँ H2O होता है ना, पानी का छोटा छोटा ड्रॉपलेट, इसके साथ ये रिएक्शन करता है, और जब यही नीचे आता है ना तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका H2SO4, और ये आपका अम्ल वर्षा के रूप में नीचे आता है। यही आपका क्या होता है? आपका तो अम्ल आपका वर्षा, अम्ल वर्षा की आपका रूप में आपका क्या होता है डियर? तो नीचे आता है, और जब नीचे आता है तो बहुत सारे चीज़ों को ये खराब करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई बिल्डिंग हो गया, कोई हाउस हो गया, जहाँ जहाँ गिरेगा उस सब जगह खराब करेगा। कई बार एग्जाम में पूछा सर ये BPSC Tier 4 का 1 to 5 के लिए है क्या? डियर ये कॉमन पेपर है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये जैसे 6 to 8 हो गया, 9 10 हो गया, TGT PGT सब में कॉमन पेपर जो आता है ना उसका 8 नंबर का साइंस हम डिस्कस कर रहे हैं खाली, बस हम 8 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आगे क्वेश्चन दूसरे सर करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए हमको यहाँ साइंस मिला है डिस्कस करना। अब आगे समझिए, देखिए ये आपका फ्लोरीन क्या है? देखिए और एक बात ध्यान रखिए, जो आपका अम्ल वर्षा एसिड है इसका pH वैल्यू जो होता है ये कितना होता है आपका? तो 5.6 से आपका क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का pH वैल्यू कितना होता है? तो 5.6 से आपका कम होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है ना कि कार्बन का आपका एक अपरूप है, जैसे कि मान लीजिए कार्बन का अपरूप आपका डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, उसी तरह से आपका फ्लोरीन है। ये आपका क्या है? कार्बन का अपरूप है। ये क्या आपका? कार्बन का एक आपका अपरूप है, क्या है आपका? ये कार्बन का आपका एक अपरूप है फ्लोरीन। जैसे कि और कार्बन के अपरूप तो हमको बता दो सर, आओ इधर बता देते। देखो तो कार्बन का और अपरूप कौन सा है? तो डायमंड है, हीरा हो गया, और आपका कौन सा? ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट। सर ग्रेफाइट का यूज तो बता दो। देखो ग्रेफाइट का यूज हम कहा करते हैं, तो जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना उसमें मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं, D2O का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भी करते हैं और ग्रेफाइट का भी करते हैं, ठीक है ना। कहाँ इसका यूज करते हैं? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में। कहाँ करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में, किस लिए करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं, मंदक के रूप में करते हैं, समझ गए। मंदक करने का क्या मतलब? कि न्यूट्रॉन की स्पीड को थोड़ा धीमा करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रॉन की स्पीड को धीमा करेगा, ठीक है ना। और कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, और यहाँ पे मंदक के रूप में और किसका यूज करते हैं? तो D2O का भी यूज करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पे और D2O का भी यूज करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भी यूज करते हैं। भारी जल इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? भारी जल भी कहते हैं, यानी कि भारी जल भी इसको कहते हैं। ऑप्शन आपका C विल भी करेक्ट हो जाएगा डियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन C विल भी करेक्ट ऑप्शन। आइए आगे बढ़े, बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा आपका एंजाइम जो है ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को किसमें? इथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। देखिए तो ये आपका एक एंजाइम है, जाइमेज क्या है? एक टाइप का आपका एंजाइम है, एक एंजाइम है। ये क्या है आपका? एक एंजाइम है, ये आपका क्या करता है कि ग्लूकोज यानी कि आपका C6, ग्लूकोज बोले C6H12O6, ग्लूकोज को किसमें आपका? ग्लूकोज को इथेनॉल में आपका तोड़ता है। किसमें तोड़ता है आपका? देखो यहाँ पे ग्लूकोज को इथेनॉल में आपका तोड़ता है। किसमें? ग्लूकोज को, यानी कि इथेनॉल बोले तो C2H5OH, इथेनॉल में तोड़ता है। ग्लूकोज को किसमें? इथेनॉल में ये तोड़ देता है, और इसके साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होता है। ये भी आपका क्या होता है? तो प्रोड्यूस आपका होता है माय डियर। क्या होता है आपका?
प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस आपका अनेकी होता है। समझिए बात, तो क्या होता है आपका प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए को लगाओ, ठोको आंसर ए सर, ठोको आंसर ए, ठोको सर, ऑप्शन ए ठोको। सही है डियर, सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम? जीएस का तैयारी कैसे करें, जीएस वाले गुरु जी अभी आएंगे, उनसे बात करिएगा। साइंस की तैयारी आप कॉमन पेपर में कैसे करें 8 नंबर का, वो जिम्मेदारी हमारा रहेगा, हम आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। आगे आपका कह रहा है क्या, निम्नलिखित 8 नंबर साइंस आएगा, मतलब 8 नंबर आप बना करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आप करते चलिए। ठीक है, पहले भी जो गया है एग्जाम में वो बना करके आए, आप भी बना करके आएंगे, ये मैं श्योरिटी दिलाता हूँ आपको। देखिए कह रहा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा आपका युग्म सही नहीं सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है कौन सा बताइए। देखिए जो आपका नियासिन होता है, ये प्लागड़ा, ये आपका सही है। ठीक है, थाइमिन की कमी से आपका बेरी बेरी होता है, सही है, लेकिन विटामिन की कमी से बांझापन, देखिए स्पेशल बात नहीं का है। अगर हम सीधे विटामिन कहेंगे तब तो डियर आपका ए बी सी डी ई के ये सब विटामिन है, लेकिन इस सब का यूज थोड़े होता है, नहीं होता है। यहाँ 2 बात आपको ध्यान रखना है, वो 2 बात कौन कौन है सर, देखो बी एंड सी, जो विटामिन बी एंड सी है ये आपका जल में घुलनशील होता है, जल में आपका क्या होता है, तो घुलन आपका शील होता है। ठीक है, जबकि आपका विटामिन क्या, ए सी डी ई एन के, ये किस में आपका वसा में घुलनशील होता है, किस में होता है आपका, तो वसा में आपका क्या होता है, तो घुलन आपका शील होता है। कहाँ घुलनशील होता है, ये वसा में घुलनशील होता है। अच्छा सर, ये बांझापन किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये जब शरीर के अंदर विटामिन डी और ई का कमी हो जाता है तब ये बांझापन होता है। क्या शरीर में विटामिन, विटामिन आपका कौन सा, तो डी एन आपका ई की कमी से होता है, ये कमी से आपका क्या तो होता है, शरीर में डी एंड ई की कमी से आपका होता है। समझिए बातों को, शरीर में डी और ई की कमी से होता है, मेनली आपका ई की कमी से होता है, लेकिन डी भी उसमें इंक्लूड। और ई सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है सर, तो कोई भी अंकुरन वाला चीज होता है, जैसे कि मूंग हो गया, गेहूं हो गया, जो अंकुरन दे देता है ना, तो उसका जब बीज थोड़ा थोड़ा डिब्बी निकल जाता है तब उसको खाता है, तो विटामिन ई मिलता है भरपूर मात्रा में। ठीक है ना, तो ये कहाँ मिलता है, तो अंकुरित चीज से मिलता है, किससे मिलता है आपका, अंकुरित, अंकुरित चीज होता है ना, जैसे कि जो भी फलीदार चीज होता है अंकुरित ना, उससे आपका मिलता है। ठीक है ना, सी नहीं होता। ठीक है, हाँ सी नहीं होता। देखो बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील होता है, सी हमें खट्टे पदार्थ से मिलता है। विटामिन सी कहाँ से, जैसे कि आंवला से मिलता है, ठीक है ना, संतरा से मिलता है, इस सबसे विटामिन सी। आओ आगे आओ, देखो देखिए कह रहा है क्या आपका, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका बीज, यानी कि बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है। बताओ, देखो जैसे कि मान लो कि मिट्टी में बीज बो देता है, तो कई बार देखा होगा ना कि खेत में बीज बोने के बाद उसको ढक दिया जाता है, क्या क्या आता है, ढक दिया जाता है। और जब उसको बीज बो करके ढक देता है तो क्या उसके अंदर सनलाइट जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो या अच्छा मान लो कि घर के अंदर तुम बीज बो दो, तभी भी वो जलम जाता है, तो वहाँ सनलाइट जा रहा है, नहीं जा रहा। तो सनलाइट की जरूरत नहीं है बीज को जलमने के लिए, समझ गया बातों को। तब प्रकाश की जरूरत नहीं है बीज को अंकुरित होने के, जबकि तापमान का जरूरत है। मान लो कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़ गया तो इनमें बिया है ना ठिठुर जाएगा, एकदम ठिठुर जाएगा, तो जलम में नहीं करेगा। समझ, तो तापमान उचित होना चाहिए, आर्द्रता भी होना चाहिए। अब मान लो कि जमीन में नमी नहीं है, एकदम पूरा बालू था, माटी एकदम पूरा बैसाख में के बालू था एकदम, वही में ले जाकर बीज रखते हैं और ससुरा खुदे भूमड़ा जाएगा, तो उसमें थोड़ी लोग जल में जलम में नहीं करेगा। यानी कि आपको क्या क्या चाहिए, तो तापमान चाहिए आपका, तापमान चाहिए, उसके बाद आपका क्या चाहिए, यानी कि आर्द्रता आपको चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उसके प्रॉपर आपका नमी चाहिए उसमें, समझ गए बात तो कौन। और मिट्टी थोड़ा अच्छा वाला रहना चाहिए, समझ गए, मिट्टी थोड़ा सा अच्छा वाला रहना चाहिए, समझ गए, नहीं तो आपका वो जलम में नहीं करेगा। लेकिन प्रकाश की जरूरत नहीं है, जब वो जलम जाएगा ना, उसका 2 पत्ती 3 पत्ती दे देगा, तब उसको प्रकाश कर देते हैं, खाना बनाना है, इधर से लाओ ग्लूकोज, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लाओ, नीचे से पानी ले जाओ, तब उसको ग्लूकोज बनाओ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का उसको जरूरत होगा, समझ गए, तब उसके अंदर जाइलम फ्लोएम ये सब होगा। ठीक है ना, हाँ ठीक है, टूट जाएगा।
साफ है साफ, हाँ बिल्कुल आपका शुक्र जाएगा, ठीक है ना। चलिए दंगल बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? दंगल बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, लीजिए आपका आ गया दंगल बैच। ये दंगल बैच आपका मंगल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जस्ट आपका 2-3 दिन के बाद आप इनरोल हो जाइएगा। जितने भी लोग चाहे वो पीआरटी दे रहे हैं, चाहे आपका कॉमन पेपर है, आप चाहते हैं कि पूरा में पूरा मार्क्स स्कोर करें, तो जुड़ जाइए इस दंगल बैच से। इसमें 3000 प्लस आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, समझिए बातों को। और जब आप इससे जुड़ जाएंगे, एक बार हमसे पढ़ लेंगे, ये आपको कुछ ना लगेगा, लगे हैं सर ये कोनो फीस था इसके लिए, इतना आपको कंफर्टेबल जोन में हम ला करके खड़ा कर देंगे, समझिए बातों को। आप चाहते हैं कि 3-4 महीना मेरे साथ बेस्ट गाइडेंस के साथ आप काम करें, तो जुड़िए मेरे से। डेली शाम को मिलेंगे 8 से 9 में, चाहे हमसे जुड़ के इधर साइंस पढ़ लीजिए, और चाहे नहीं जुड़िएगा तो 1 घंटा व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम चला लीजिए, चाहे ढूंढ लीजिए कोनो लड़की खाली बैठा है तो बात कर ले, अगर आप लड़का है तो, या लड़की है तो कोई लड़का ढूंढ ले, खाली है तो बात कर ले घंटा, या तो हमारे से इधर आकर के साइंस पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम के बाद तक काम यही आएगा एग्जाम में, ठीक है। अभी आप जितना भी इधर उधर कर लीजिए वो सब काम नहीं आएगा, समझ गया बातों को। मिलते हैं मंगल को संध्या में इस बैच के अंदर, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब हमारा काम खत्म हो गया, अब दूसरे गुरुजी आएंगे आपको जो मैथ या जीएस कराएंगे, जीएस वाले सर आ गए, समझ गए बातों को ना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों। हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं एस के कश्यप प्लेटफॉर्म बाय नवीन सिंह के इस मंच से तमाम विद्यार्थी का पुनः अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए पहला प्रश्न जो है, बेरोजगार युवाओं और स्वरोजगार के अवसर के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने हेतु उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा, देखिए यहाँ पर युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन। उत्तराखंड का राज्य का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को हुआ था। उत्तराखंड पूर्णतः पर्वतीय राज्य को समर्पित है और वह राज्य जो है शिक्षा के लिए बेहतर उसकी अवस्था रही थी, और वहाँ भी आज पूरे देश में बेरोजगारी का दौर बढ़ता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के अनुसार संसाधनों का हम सदुपयोग नहीं कर पाए, उसके लिए संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिसके कारण बेरोजगार की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। अब बढ़ती हुई बेरोजगारी असंतोष को जन्म देती है, तो उत्तराखंड की सरकार ने एक लॉन्च किया है ताकि जो रोजगार प्राप्त करने का स्वरोजगार, सरकार तो सबको रोजगार दे नहीं सकती है, तो स्वरोजगार के लिए उनकी तमाम जानकारियां हैं, किस प्रकार से कौन सी तकनीकी ज्ञान आपको चाहिए, कहाँ उसके लिए आपको ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, ताकि आप ऋण प्राप्त करके अपने आप को भारतीयकरण को बढ़ावा देने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना किस पहल का उद्घाटन किया है? अब ये सब देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा आप करना तो कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का होता है उसे याद रखना। नाम जो दिया जाता है उद्भव, उद्भव मतलब क्या होता है? अर्थात उत्पत्ति, उद्भव मतलब उत्थान, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र उद्भव हुआ कि वहां विकास, डेवलपमेंट, उद्भव से तात्पर्य होता है भारतीयकरण को बढ़ावा देने, क्योंकि हमारी पूरी सैन्य प्रणाली, पूरी शिक्षा प्रणाली ब्रिटिश हुकूमत से जो प्राप्त था, हमने लोकतंत्र को तो अपना लिया, लोक तो हमारा रहा, लेकिन तंत्र हमने जो इंग्लैंड के द्वारा तैयार किया गया था, तंत्र को उसी को रखे, जिसके कारण अपने देश की संस्कृति, अपने देश की कल्चर, अपने देश की व्यवस्था से हम अलग हो गए। तो उसको आवश्यकता है कोई भी देश, अब देखिए विश्व के कुछ देश ही अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन बाकी देखिए स्पेन की अपनी भाषा स्पेनी है, इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी है, रसिया की भाषा रसियन है। तो कहीं न कहीं जो है जीएस का तैयारी करवा दीजिए सर जी, जीएस तो तैयारी चल ही रही है आपका। ये नाम लिया गया उद्भव, अभियान नहीं शुरू किया गया, क्योंकि भारतीयकरण अभियान तो अभी होता है कि हम कोई नया शुरू करें तब अब अभियान है। जो उद्भव जो कि हमारा रुक चुका था उसको फिर से विकास करना है। तो सागर परिक्रमा, परिक्रमा जो है सो हमें परिक्रमा करना नहीं है किसी दूसरे का, बल्कि अपना उद्भव करना है। अब देखिए सचिन तेंदुलकर कहाँ के थे? सचिन तेंदुलकर बंबई के थे। अब यहाँ देखिए वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में तो भी हाल ही में बनकर तैयार हुआ और नाम नरेंद्र मोदी है।
यहाँ ईडन गार्डन कलकत्ता के क्षेत्र में, तो वहाँ सौरव गांगुली का बन सकता है। जो जहाँ का होता है संभावित तौर पर, ऐसा तो नहीं है कि अब ये इसका सचिन तेंदुलकर का आपका मेलबॉर्न में भी है, लेकिन देश में सामान्य अवस्था में जहाँ को होते हैं वहाँ बनने की संभावना बेहतर होती है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के क्षेत्र ही नहीं, पूरे खेल जगत में पहला व्यक्ति हैं जिन्हें कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में पूर्णतः दिव्यांगों द्वारा संचालित मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है। दिव्यांग अर्थात विकलांग समाज का वो वर्ग जो कि प्राकृतिक रूप से जो कुछ कमजोर है, उस वर्ग को भी समाज में पूरी व्यवस्था उपलब्ध हो, उस वर्ग के लोगों को भी सामाजिक सम्मान मिले, उसे भी स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए जो है ये व्यवस्था शुरू किया गया। तभी जो रिटायर किए हैं DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है मिट्टी कैफे, ताकि जो दिव्यांग हैं, जो विकलांग हैं, उनके जीवन में उत्थान हो, उनके जीवन का विकास हो, उनके जीवन के क्षेत्र में। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी 1989 में, वो थी फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी। लीला सेठ उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। लीला सेठ सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी, और लीला सेठ ही हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का भी रिकॉर्ड लीला सेठ को है। हिमाचल प्रदेश में ये महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम की। फातिमा बीबी बाद में तमिलनाडु के राज्यपाल के पद पर भी काम की। फातिमा बीबी तमिलनाडु के राज्यपाल के, और बीबी नागरत्नम शायद सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती है। तो आने वाला समय बताएगा कि बनती या नहीं बनती है, लेकिन जो संभावना है ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव बीबी नागरत्नम को प्राप्त हो सकता है। गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किस नाम से देश में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत भारत नौसेना को सौंपा है? सर्वेक्षण पोत, ताकि हम जो है समुद्री क्षेत्र में हमारा क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं, प्रकृति ने हमें क्या दिया। नहीं, लीला सेठ हाईकोर्ट बाबू, लीला सेठ पहली महिला न्यायाधीश रही जो हाईकोर्ट की रही, और लीला सेठ ही हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाईकोर्ट। तो यहां पर जो है, यहां पर नाम रखा गया INS संध्यायक से तात्पर्य होता है, संध्यायक का तात्पर्य होता है खोज, नई जानकारी, नई क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना। INS विक्रांत के बारे में आपको पता होगा, 1961 में भारतीय नौसेना में ये शामिल किया गया था, इंग्लैंड से लिया गया था। ये 1998 में उसे रिटायर्ड कर दिया गया। IAS निर्देशक नाम से कोई है ही नहीं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अब 7 अप्रैल को आपको पता होगा इसे मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये विश्व स्तर पर स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ये विश्व स्तर पर महिला दिवस मनाया जाता है। आपके सामने देखिए एकमात्र विकल्प बचा है। तो प्रश्न को थोड़ा सा इसी प्रकार से अधिक जांच कर समझ कर 75वां एमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये संगीत फिल्म से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ जो है ड्रामा खिताब जो है कौन जीता है? चलिए, तो यहाँ पर है सेक्शन, इसमें तो खैर याद रखने। चलिए आगे देखिए, अब क्वेश्चन आपके सामने आएगा। 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक। 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई
1857। कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से हुआ। किसने शुरू किया? तो सैनिकों ने शुरू किया। और 11 मई को सैनिक दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपना भारत का, देश का बादशाह घोषित किया। 1857 की क्रांति की प्रथम जानकारी मिलती है, चलिए 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो कि पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी का 34वां रेजिमेंट का सिपाही थे। उन्होंने सबसे पहला विरोध किया था। कुछ लोगों का मानना है कि 1857 क्रांति सुनियोजित थी, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसके लिए बताया जाता है कि 21 मई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन सैनिकों ने कुछ जल्दबाजी कर दी और समय से पहले विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। तो था कि सभी राजा आपस में कमल और रोटी का लेन देन कर रहे थे ताकि उसको संगठित तौर पर इस आंदोलन का शुरू किया जाए। लेकिन वक्त से पहले, अब उस वक्त दूरसंचार की सुविधा थी नहीं, मोबाइल की सुविधा थी नहीं, तो वक्त से पहले शुरू हो गई तो उसकी तैयारी का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। इसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। 1857 क्रांति तब के बिहार में सबसे पहले रोहिणी, जो अब झारखंड में चला गया है, देवघर के पास रोहिणी में पहला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बिहार के क्षेत्र में, बिहार का पहला जगह था रोहिणी, जहां विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बाद में जो है या फिर दानापुर के सैनिकों ने इसका विरोध किया था। चलिए अगला सवाल जो है, कौन सी सही मिलान है? प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के कहने पर प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग रानाडे इत्यादि के द्वारा किया गया। धर्म सभा, अब देखिए तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया। तत्वबोधनी सभा, धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव के द्वारा किया गया था 1851 ईस्वी में। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में किया। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। ये सभी भारत के जो है पुनर्जागरण के काल के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है विद्यार्थी जी, एकदम ध्यान रखें क्वेश्चन से साइड होकर के। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। पहला अध्यक्ष थे WC बनर्जी। अब ये ईसाई समुदाय के थे। WC बनर्जी जो है ये ईसाई समुदाय के थे। उसके बाद 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जो पारसी समुदाय के थे। उसके बाद 1887 में अधिवेशन हुआ मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता किए बदरुद्दीन तैयब जी जो मुस्लिम हुए। तो पहला अध्यक्ष ईसाई थे। दूसरा अध्यक्ष जो हुए वो कौन थे? दूसरा अध्यक्ष दादा भाई पारसी थे। तीसरा अध्यक्ष जो हुए मुस्लिम थे। और चौथा 1888 में कहाँ हुआ? तो इलाहाबाद में हुआ, जहां जॉर्ज यूले अर्थात पहला विदेशी, पहला अंग्रेज और दूसरा ईसाई इसके अध्यक्ष बने। किन्हीं विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो, जब यहाँ आप आते हैं, ये मेरा वादा है कि इसके कश्यप और नवीन सिंह की इस प्लेटफॉर्म मंच से जुड़ते हैं तो हर एक प्रश्न पर आपको एवरेज तौर पर 3 से 5 क्वेश्चन की जानकारी
न्यूनतम समय में अधिकतम रिटर्निंग आपको मिलेगी। स्थापना के समय भारतीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या नहीं था? कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन के परामर्श से इंडियन सिविल सर्विस रिटायर अवकाश प्राप्त आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। तब कांग्रेस की स्थापना सुरक्षा कवच सेफ्टी भल्ब के रूप में सुरक्षा कवच के रूप में सेफ्टी भल्ब के रूप में किया गया था कि भारतीय और अंग्रेजों के बीच संपर्क सूत्र बने। तो स्थापना इसमें कौन हुए? अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की देखिए मांग जो है, सबसे पहले यदि बार देखें तो 1906 में कांग्रेस ने स्वराज की मांग किया। 1929 में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। तो उस वक्त तक स्वतंत्रता के बारे में कोई भी स्पष्ट रूप से मनोदशा के बारे में जानकारी नहीं है। देश के विभिन्न भाग में राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना एकदम सही है। सेफ्टी बल्ब एकदम सही लिखे हैं। चलिए अगले सवाल पर आइए। चापेकर बंधु 1897 में चापेकर बंधु ने प्लेग अधिकारी रैंड की गोली मारकर हत्या कर दिए थे। तो डे तो कोई था नहीं। भगत सिंह ने 1928 में दिसंबर 1928 में सॉन्डर्स को गोली मारे और इसी सॉन्डर्स हत्याकांड के आरोप में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। गोपीनाथ करजन मदन लाल ढींगरा ने करजन बीली बाइली को 1909 ईस्वी में गोली मारकर हत्या कर दिया था। और इसी हत्या के षड्यंत्र के आरोप में बीडी सावरकर को सजा हुई थी। गोपीनाथ साहा ने 1924 में गोपीनाथ साहा ने चार्ल्स टेगार्ट को गोली मारने का प्रयास किए थे, लेकिन गोली किसी को पहचान नहीं पाए और कहीं अन लग गया। चलिए आपके सामने देखिए हर तीनों के बारे में और यहाँ पर अन्न के बारे में भी जानकारियां आपको प्राप्त हो चुकी है। तो आज आपके ये बैच में मैं पहला दिन क्लास लेने आया हूँ, शायद फिल इन द ब्लैंक्स में हूँ, लेकिन जो भी समय है ये कोशिश है कि आपको सीमित समय में अधिकतम नॉलेज दे सकूं। इसने कहा जब रानी की इच्छा है कोई मरना नहीं चाहिए, जब गवर्नर की घोषणा है कि सभी को जीवित रखना चाहिए, क्या आप भीरुता से और भूखे मरकर अपने प्राण दे देंगे? ये वक्तव्य जो है क्रांतिकारी का है, गरमपंथी का है। अब दादा भाई नौरोजी तो नरमपंथी थे, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। ये तो ब्रिटिश हुकूमत के प्रति जो है ये वफादार थे, महारानी के प्रति वफादार थे। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में इन्हें पूरा विश्वास था। तेजी के लिए करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा क्या? तो विशेष ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा भी मासिक तौर पर पत्रिका पढ़ते रहिए तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन स्वतः हल हो जाएगा। ये वक्तव्य है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने 1916 में नारा दिया था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1916 में ही इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना किए थे। इसके पहले 1893 में इन्होंने गणेश महोत्सव का आयोजन किया था। ये तिलक जो थे वो गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखे, साथ ही मराठा और केसरी के नाम से अखबार का भी प्रकाशन किए। चलिए अगले सवाल पर आइए। आनंद मठ के रचयिता कौन है?
बंकिम चंद्र चटर्जी जी से लिया गया है वंदे मातरम, लिया गया है वंदे मातरम। द आर्कटिक ऑफ होम द विदाज बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि आर्य लोग जो है मूलतः आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी ध्रुव प्रदेश के, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश के निवासी थे। यंग इंडिया, यो तो यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, लेकिन यंग इंडिया जो अखबार निकाला उसमें बंकिम चंद्र, उससे संबंध लाला लाजपत राय का भी थोड़ा सा है, तो चलिए इसलिए लाला लाजपत राय लगा दिए, क्योंकि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ तो महात्मा गांधी। अब यदि इनको ही महात्मा गांधी लगा देंगे तो वहां पर क्या होगा, गलती हो जाएगा। तो एक दोनों को एक साथ, वहां पर इस प्रकार का विकल्प है नहीं। आनंद मठ ए का सी, देखिए सी केवल एक मात्र है, अर्थात सी ऐसे क्वेश्चन में आप जो है। अगला सवाल जो आपके सामने है, लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल है 1798 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड बेलेजली का इतिहास के पन्नों पर क्या है, सहायक संधि। लॉर्ड बेलेजली का है सहायक संधि 1805। अब यहां देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का संबंध किससे है, लॉर्ड डलहौजी का है, जिसका शासनकाल 1848 से 1856 है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात विलय नीति सबसे पहले 1848 में सतारा का विलय किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है सती प्रथा 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा तो कौन सा युग में सुमेलित है, ये देखिए सुमेलित तो है नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बंगाल विभाजन किया था किसने, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किया लॉर्ड कर्जन, कब किया, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर। तो मिला हुआ कौन है, एकमात्र है मिला हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंग, एकमात्र मिला हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए स्पष्ट हो रहा है विद्यार्थीगण, हर एक प्रश्न पर एक से अधिक प्रश्नों की नॉलेज आप प्राप्त कर रहे हैं। भारत में उस स्थान की पहचान करें जहां उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्र में, अब देखो प्रशांत महासागर की सीमा तो भारत से मिलती नहीं है, ये होगा नहीं। देखिए यहां भी प्रशांत महासागर है, तो ये विकल्प भी खत्म हो गया। दो विकल्प, अब बंगाल की खाड़ी देखिए बराबर जो है चक्रवाती तूफान आते रहता है, कभी दाना तो कभी हुदहुद, है ना। तो बंगाल की खाड़ी से और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम एक देश पर, भारत पर पड़ा है। स्पष्ट है। इस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल अवस्थित है। आप देखिए अलग अलग राज्य में अलग अलग पर्वतीय स्थल, जैसे पश्चिम बंगाल में कौन सा है, दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, दार्जिलिंग। उत्तराखंड में चलिए ढेर सारे हैं, उत्तराखंड में ढेर सारे हैं। उसमें चलिए उनका क्या नाम उत्तराखंड का आप रख लीजिए, देहरादून से शुरू कीजिए, देहरादून से शुरू कीजिए। फिर जो है वहाँ नैनीताल, तालों में ताल, नैनीताल है ना, नैनीताल है। तो यहाँ पर तो कई हैं, कई क्षेत्र हैं। हिमाचल प्रदेश धौलाधर पर्वत का भाग है हिमाचल प्रदेश का। लाहौल स्फीति, कांगड़ा, लाहौल स्फीति, ये सब वहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, महत्वपूर्ण जो है पर्यटन स्थल के रूप में वहां पर मौजूद हैं। गंगा के मैदान को एक रूप, देखो पेडी प्लेन क्या होता है, हिम के अपरदन से बनने वाला मैदान को बोलते हैं पेडी प्लेन। अर्थात ये उच्च भाग में, उच्च भूमि में तैयार होता है। पेनी प्लेन नदी के निक्षेपण से बनने वाला जो मैदान होता है उसे पेनी प्लेन, ये निम्न क्षेत्र में, ये क्या होता है, निम्न भूमि बनता है। तो जियोसिंक्लाइन, इसी का दो भाग होता है, ऊपर में जो बना उसे पेडी प्लेन, नीचे जो बना उसे
फेनी प्लेन के नाम से जानते हैं। ये कहते हैं जियो सिंक्लाइन का अर्थ क्या होता है? संकरा क्षेत्र। क्या होता है? संकरा भूमि। संकरा भूमि जहां बड़े पैमाने पर निक्षेपण किया गया हो, मिट्टी का निक्षेपण हुआ हो, जो उपजाऊ होता है, उसे कहा जाता है। तो उत्तर हो गया आपका। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल उपाध्याय तूतीकोरन बंदरगाह का संबंध किससे है? तूतीकोरन मद्रास में है, तमिलनाडु में है। मद्रास के निकट है, तमिलनाडु में है। कोचीन बंदरगाह केरल से है। और ये गुजरात का जो कांडला बंदरगाह था, गुजरात का जो कांडला बंदरगाह था, उस बंदरगाह का नाम कर दिया गया है बीजेपी का एकात्म सिद्धांत के देने वाले कौन थे? दीनदयाल उपाध्याय। या बीजेपी को जो संस्थागत रूप, बीजेपी को जो एक क्या कह सकते हैं सैद्धांतिक ढांचा प्रदान किए, वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या शायद कर दी गई थी कहां पर? मुगल सराय में। तो दीनदयाल उपाध्याय की हत्या के बाद मुगल सराय का नाम जो है दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, स्टेशन कर दिया गया है ना। बोरीवल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बोरीवल राष्ट्रीय उद्यान बंबई में है। बोरीवल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बंबई में है। अर्थात इसका कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसका नाम वर्तमान में बोरीवल क्षेत्र में नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। नाम क्या है? नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। अब यहां पर देखिए तो है नहीं राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के क्षेत्र में कौन है? राजस्थान में है सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में घासी, छत्तीसगढ़ में घासीदास, घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर का जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। बोरीवल कहाँ है? तो बोरीवल, बोलो विद्यार्थीगण, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कहीं लगता है कि विकल्प की सही व्याख्या नहीं हुई या कम व्याख्या हुई या कुछ और भी आपकी चाहत थी, उस पर मैं खरा नहीं उतर रहा हूं, अपने बारे में बताएंगे। जूट का सबसे बड़ा, जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से आता है। जूट में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। उसके बाद जूट में स्थान है बिहार का, नंबर 3 स्थान है असम का। जूट जो है उष्णकटिबंधीय, जूट उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। इसके लिए 200 सेंटीमीटर लगभग वर्षा की आवश्यकता होती है। यहां पर है पश्चिम बंगाल। नहर प्रणाली में सबसे ज्यादा सिंचाई देखो ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा नहर कहाँ है? ऊपरी गंगा नहर ये भी उत्तर प्रदेश में है। शारदा नहर ये भी उत्तर प्रदेश में है। शारदा नहर यूपी की सबसे बड़ी नहर है, यूपी की सबसे बड़ी नहर है। त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी की नहर है, गंडक नदी की नहर है। जिससे त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी से निकलने वाली नहर है। इससे बिहार में सिंचाई होती है, इससे बिहार में सिंचाई होती है। इससे बिहार में सिंचाई, सीमांत कृषि देखो, सीमांत, सीमा का अंत 1 हेक्टेयर से कम है तो सीमांत कृषक, 1 हेक्टेयर से कम है, 1 से 2 हेक्टेयर है उसे कहा गया लघु, 2 से लेकर 4 है उसे कहा गया मध्यम या अर्ध मध्यम, उसे कहा गया अर्ध मध्यम, अर्ध मध्यम। और भारत में 86% किसान जो हैं वो लघु हेक्टेयर था, 1 हेक्टेयर 4 बीघा से भी कम जमीन है। तो 86% किसान जो है इसी श्रेणी में आते हैं, 86% किसान। चलिए यही तक मेरा सवाल था, यहीं पर यह सवाल समाप्त होता है। आप लोग साथ दिए, देखे, आपको पढ़ाई शायद अच्छी लगी हो या क्या आपको कहीं है तो अपनी प्रॉब्लम या अपनी डाउट कुछ बताएंगे, अपना कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि भाई जो बतलाया गया वो आपको कैसा लगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं रही। आज क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, फिर आगे का जो
टॉपिक होगा आगे वाले सर पढ़ाएंगे। मेरा विषय यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूजा यादव, चलिए नया अपनी स्टूडेंट हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो हर दिन नए हैं। यदि कोई ये बताइए कि जो बतलाया गया उसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं हुई? हाँ, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में भी है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में भी है। संजय गांधी जैविक उद्यान एक आंध्र प्रदेश में भी है, एक आंध्र प्रदेश में है। तो क्योंकि जब कांग्रेस और उसकी सरकार थी तो सभी जगह संजय गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम से कई संस्थान की या कई क्षेत्र की स्थापना कर दिया गया था। लगभग 555-56 ऐसे क्षेत्र हैं, योजना या संस्था जहां संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी के नाम से रखा गया था। उसी कुछ प्रतिक्रिया है कि भाई पूरे देश को छोड़ करके केवल 3 नाम तक सिमट कर रह गए थे।